आज के इस वीडियो में जीवों में लैंगिक जनन प्रक्रिया को डिस्कस करूंगा। जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में उभयलिंगी अथवा एकलिंगी जीवों के द्वारा नर एवं मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। उभयलिंगी जंतु में दोनों प्रकार के युग्मक एक ही जंतु शरीर में बनते हैं, जबकि एकलिंगी जीवों में नर एवं मादा युग्मक अलग अलग जंतु शरीर में बनते हैं। नर एवं मादा युग्मक आपस में संलयन होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मकों के संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज में विदलन एवं परिवर्तन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण में कोशिका विभाजन, वृद्धि एवं रूपांतरण के फलस्वरूप संतति के शरीर का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें आपस में अथवा जनकों के समरूप नहीं होती हैं। जीवों में होने वाली लैंगिक प्रक्रिया में सबसे पहला चरण होता है युग्मक का निर्माण। युग्मक निर्माण प्रक्रिया में किसी एक उभयलिंगी जंतु में अथवा एकलिंगी जंतुओं में उनके नर एवं मादा जननांगों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें युग्मक कहा जाता है। नर जननांगों में विकसित अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी अगुणित कोशिकाओं को नर युग्मक कहते हैं, तथा मादा जननांगों में मादा जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनी अगुणित कोशिकाओं को मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक को सामान्यतः शुक्राणु कहा जाता है तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनके शरीर में नर जननांग तथा मादा जननांग एक ही जीव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उन जंतुओं को उभयलिंगी कहते हैं। जबकि वे जंतु जिनमें मादा जननांग अलग जंतु में पाए जाते हैं, नर जननांग अलग जंतु में पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को एकलिंगी जंतु कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है, अर्थात नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों जो कि अगुणित कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के संलयन से, इन दोनों कोशिकाओं के मिलकर एक हो जाने से एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इस द्विगुणित कोशिका को जाइगोट अथवा युग्मनज कहते हैं तथा इन युग्मकों के संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। इसके पश्चात भ्रूण में समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है, जिसे हम विदलन भी कह सकते हैं। भ्रूण की
कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, जिससे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 कोशिकाएं बनती हैं। और इस अवस्था के जैसे ही जाइगोट विभाजित होने लगा, उस अवस्था को, संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण निर्माण के पश्चात भ्रूण में विदलन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी कोशिकाओं में की संख्या में बढ़ोतरी होती है, उनके आकार में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के ऊतक तथा अंगों का विकास होता है, जिनके फलस्वरूप उन सभी उस संरचना से एक नए जंतु शरीर का निर्माण हो जाता है, एक नई संतान के शरीर का निर्माण होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लैंगिक जनन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न संतानें अपने मां बाप के अथवा अपने भाई बहन के समरूप नहीं होती हैं। इसका कारण यह है कि जब युग्मक निर्माण प्रक्रिया हो रही होती है, उस युग्मक निर्माण प्रक्रिया के समय जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और उस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप उसमें एक घटना आती है, जिसे हम गुणसूत्र विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस घटना के फलस्वरूप युग्मकों के निर्माण के समय युग्मकों के गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है। इसी कारण से एक माता पिता की दोनों संतानें या दो या उससे अधिक संतानें हूबहू नहीं होती हैं, समरूप नहीं होती हैं, अथवा कोई भी संतान अपने माता पिता के हूबहू नहीं होती है। शिशु जन्म के पश्चात तुरंत ही उस शिशु में जनन की क्षमता नहीं होती है। पहले शरीर के आकार में जंतु के जो नई संतान है उसके आकार में वृद्धि होती है, और उसके जननांगों की संरचना में परिवर्तन आता है। जननांग परिपक्व होते हैं। तो निषेचन युग्मक निर्माण की प्रक्रिया से पूर्व, या कहें कि जब कोई जंतु जनन क्षमता को प्राप्त करता है, उससे पूर्व उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था कहलाता है। जीवों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी एवं आकारिकी बदलाव से प्रकट होती है। जनन प्रवस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन होते हैं, तथा सहायक वाहिकाओं एवं हार्मोन्स में भी परिवर्तन होते हैं। प्राइमेट्स, मनुष्य, ओरंगुटान, चिंपैंजी में जनन के समय होने वाले इन परिवर्तन को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों, गाय, चूहा, हिरण, कुत्ता की मादा में जनन के दौरान होने वाले परिवर्तन को मध्य चक्र कहते हैं। प्रौढ़ावस्था प्रजनन आयु की समाप्ति को वृद्धावस्था या जीर्णता कहते हैं। इस अवस्था में उपापचय की गति मंद हो जाती है। लैंगिक जनन से पूर्व जंतुओं के शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की अवस्थाओं को शरीर परिवर्तन हो रहे शरीर की अवस्थाओं को
हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। बात कर नंबर 1 किशोरावस्था, दूसरी अवस्था होती है जिसे हम जनन प्रवस्था कहते हैं, और तीसरी अवस्था होती है जिसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। शिशु जन्म के पश्चात प्रारंभिक समय बाल्यकाल कहलाता है, और बाल्यकाल के पश्चात बाल्यकाल के कुछ वर्षों के पश्चात शिशु के सारे शरीर का विकास होता है तथा उसके जननांगों का विकास होता है, और एक समय आता है कि इसके जननांग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, उनमें जनन सामर्थ्य आ जाती है। तो वह अवस्था जिस समय किसी भी जीव के जननांग विकसित हो रहे होते हैं, अच्छी तरह से परिपक्व हो रहे होते हैं, उस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था को सामान्यतः टीन एज भी कहते हैं। बच्चों की आयु को हम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक गिनते हैं। इसी अवस्था को ही किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन विभाग में उनकी शारीरिक संरचना से, शारीरिक एवं आकारिक संरचना से प्रदर्शित होती है। इसके पश्चात किशोरावस्था के पश्चात जो अगला अवस्था होती है, उस अवस्था को जनन प्रवस्था कहते हैं। यह प्रवस्था उस समय प्रारंभ होती है जब किसी भी जीव के जननांगों का पूर्ण विकास हो चुका होता है। जननांग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इस अवस्था परिपक्व होने तक की अवस्था को किशोरावस्था, और उसके पश्चात की जो अवस्था है उसे जनन प्रवस्था कहते हैं। जनन प्रवस्था का यह अर्थ है कि इस समय या इस प्रवस्था में कोई भी जीव जनन करने की पूर्ण क्षमता रखता है। जनन प्रवस्था के दौरान, इस जनन प्रवस्था के दौरान अगर जीवों में बात करें, स्तनधारी जीवों की, तो उनमें कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे जो प्राइमेट्स जीव होते हैं, प्राइमेट्स के अंतर्गत कपी, मनुष्य, ओरंगुटान, चिंपैंजी आदि जीव आते हैं। इन जीवों की मादा स्तनधारियों में के अंडाशयों में चक्रित परिवर्तन होते हैं, उनके अंडाशयों में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें श्राव होता है, और इस श्राव को मेंस्ट्रुअल चक्र या रजोश्राव कहते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे प्रकार के जंतु हैं, नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी हैं, उन जीवों में जो चक्र आता है, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, इनको नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। और इन जीवों में की मादा स्तनधारियों के अंडाशयों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को मध्य चक्र कहते हैं। जनन प्रवस्था के पश्चात अगली प्रवस्था या अवस्था जो आती है उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था में किसी भी जीव की जनन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है तथा उसकी जो उपापचय गति है, उसके शरीर में उपापचय क्रियाओं के होने की गति है, वो भी धीमी हो जाती है। अतः इस अवस्था को जीर्णता अथवा बुढ़ापा भी कहते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन प्रक्रिया के प्रमुख चरणों की। लैंगिक जनन प्रक्रिया को मुख्यतया 3 चरणों में बांटा जा सकता है। निषेचन, पूर्व घटनाएं, नंबर 2 निषेचन, और नंबर 3 निषेचन के पश्चात की घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं को 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला होता है युग्मक निर्माण, और उसका दूसरा चरण होता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते
नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। जीवों में नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंड अथवा डिंब कहते हैं। एक लिंगी जीवों में नर एवं मादा जन्म अलग अलग होते हैं। उभयलिंगी या द्विलिंगी जीवों में जैसे केंचुए, स्पंज, फीताकृमि, जोंक आदि में नर एवं मादा जन्ना एक ही जंतु में पाए जाते हैं। लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम स्पष्टतः 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला चरण होता है जिसे हम युग्मक जनन एवं युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। दूसरा चरण निषेचन होता है और तीसरा चरण होता है निषेचन के पश्चात होने वाले प्रमुख परिवर्तन या उसके पश्चात होने वाली घटनाएं। निषेचन की पूर्व प्रवस्था के अंतर्गत 2 घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें एक है युग्मक जनन और दूसरा है उनका युग्मक निर्माण के पश्चात उनका स्थानांतरण। युग्मक जनन प्रक्रिया में नर जन्नांगों में तथा मादा जन्नांगों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नर युग्मक तथा मादा युग्मक का विकास होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और ये गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक अलग अलग जीवों में, पौधों में गतिशील भी हो सकता है अथवा अचल भी हो सकता है। अधिकांशतः जीवों में मादा युग्मक अचल होता है। युग्मक जनन के पश्चात या कहें कि शुक्राणु और अंडाणु के पश्चात इन शुक्राणुओं और अंडाणुओं में निषेचन का क्रिया होनी होती है, इनका संलयन होना होता है। उस प्रक्रिया के लिए नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो एक लिंगी जंतु होते हैं, अर्थात जिन जीवों के शरीर में या तो नर जन्नांग पाए जाते हैं अथवा मादा जन्नांग पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी जंतु कहते हैं, जैसे सभी स्तनधारी जंतु। उसके विपरीत या दूसरी अवस्था कहें कि वे जंतु जिनके शरीर में नर जन्नांग तथा मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं, उन जंतुओं को उभयलिंगी जंतु अथवा द्विलिंगी जंतु कहते हैं। फीताकृमि है, स्पंज है, केंचुआ है और जोंक, ये द्विलिंगी जंतुओं के उदाहरण हैं। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में द्विगुणित जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होकर अगुणित युग्मक बनाती हैं। पादपों में नर जन्नांग को पुंकेसर तथा स्त्री जन्नांग को स्त्रीकेसर अथवा जायंत कहते हैं। इनमें क्रमशः पुमड़ तथा अंड कोशिका का निर्माण होता है। जीवों तथा उनके युग्मकों में गुणसूत्रों का अध्ययन इस प्रकार है। अगर जीव में की कायिक कोशिकाओं में, जैसे कि इस तालिका में देख रहे हैं, जीवों में जो उनके कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में जितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक उसके गुणसूत्रों, उसमें युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र होते हैं और उसके युग्मकों में जो शुक्राणु बनते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसी तरह से घरेलू मक्खी में
संख्या 12 होती है और जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। चूहा जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या, उसकी द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 21 होती है। कुत्ता कुत्ता की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 39 होती है। बिल्ली में की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 19 होती है। इसी तरह से फल मक्खी की कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है, जबकि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 4 होती है। ओफियोब्लासम जो कि एक पौधा है, पेरिडोफाइट पौधा, इसकी खास बात यह है कि इसमें पादपों में सबसे अधिक गुणसूत्र इसी पौधे में पाए जाते हैं और जिनकी कुल संख्या जो होती है वो 1260 होती है और इसके जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात 630 होती है। इसी प्रकार सेब में की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 34 तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 17, धान में दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस तालिका से हमें पता चलता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मक बने, जो युग्मक जनन प्रक्रिया हुई, उनमें सभी युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या उनकी दैहिक कोशिकाओं की आधी हो जाती है। युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन के पश्चात बने युग्मक का स्थानांतरण होता है। उसमें भी मुख्यतः नए युग्मक जो कि गतिशील होता है चलकर मादा युग्मक के पास जाता है। युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक